दोस्तों नमस्कार। आज़ाद का अड्डा में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद इस हफ्ते फिर एक नया इशू लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है आपको जैसे मेरे पुराने वीडियो पसंद आते थे ये वीडियो भी पसंद आएगा। इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिनों दिन मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उनका इस चैनल पे स्वागत है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसका मतलब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि अपना वो जो कंटेंट है रेगुलर मेरा बना रहे और उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी पेशी ना आए। आज का जो मेरा विषय है, आज मैं जो ये सेगमेंट बना रहा हूँ वो है न्यूज़ ऑफ द वीक। हालांकि ये न्यूज़ वीक की नहीं है, काफ़ी पुरानी है और लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद ही उस पर कोई कंटेंट तैयार किया जाता है सब्जेक्ट पे। दोस्तों मैं जो आज का कंटेंट रख रहा हूँ उससे पहले मैं अपनी ये बात रख दूँ आप लोगों के सामने कि देश का निज़ाम कैसे चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता है, इसके बारे में थोड़ी सी एक वानगी है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों ऐसा भी हुआ है इस देश में कि पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा लीडर जो है इस देश की बागडोर उसने संभाली और पूरे टेन्योर में उन्होंने अपने काम किए। और फिर कभी ऐसा भी हुआ कि कोई कमज़ोर शिक्षा प्राप्त किया हुआ लीडर भी आया और उसने भी इस देश को चलाया। इतिहास गवाह है कि जिसने भी अपनी कर्तव्यों की पूर्ति नहीं की, इस देश की जनता ने उसको पीछे कर दिया और नए को मौका दिया। लेकिन निज़ाम कौन चलाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जानने के लिए। जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझा हूँ, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से चलता है। एक तो तब जब लीडर बहुत सुलझा हुआ हो, पढ़ा लिखा हो, अनुभवी हो और उसको व्यवहार आता हो दूसरे देशों से अपना काम करवाने का। और दूसरा निज़ाम, अच्छा तो वो क्या करता है कि वो अपनी दूरदर्शिता से, अपने अनुभवियों से जो निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय लेके ब्यूरोक्रेट्स को बोलता है कि आपको ऐसा करना है। फिर ब्यूरोक्रेट्स को जो होते हैं वो हुक्म की तामील करते हैं कि जो लीडर ने गाइड किया है, जैसा उन्होंने सोचा है वो उस तरीके को एग्जीक्यूट किया जाए जैसा ऑर्डर हुआ है। जो दूसरा तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लीडर को चलाते हैं। यानी लीडर निर्णय में लेने में अक्षम है, लीडर के अंदर वो लीडरशिप वाली कला नहीं है, बस वो किसी तरीके से चुन के राजनीति में उठा पटक करके सिरमौर बन गया है, तो उसको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेट्स को के साथ कैसे डील की जाती है। तो ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स निर्णय लेते हैं और वो ऐसे नेता के सामने प्रपोजल लाके उससे साइन करवा देते हैं और फिर वो साइन किया हुआ ऑर्डर ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो ये दो तरीक़ों से निज़ाम चलता है हमारे देश का। अभी हाल फिलहाल पिछले 11 साल से जो मैं देख रहा हूँ, उससे पहले जो मैंने देखा है, तो मेरे कई दोस्त जो थे वो सरकारी में काम करते थे और मैं उनसे पूछता था कि किस तरीके से आप लोग काम करते हो। तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई ऐसा कुछ ज़्यादा रगड़ झगड़ नहीं है, यह सरकारी काम का सिर्फ एक ही फार्मूला है, पीछे देख आगे चल, पीछे देख आगे चल। यानी कि आगे कोई समस्या आई है या कोई काम करना है तो पूर्ववर्ती नेताओं ने क्या किया है, क्या डिसीजन लिए थे, उनको देखकर सेम वैसा ही इम्प्लीमेंट करना है। ये तरीका होता है सरकारी कामों का, ऐसा मुझे बताया गया। अब ये जो पिछले 11 साल में मैं देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है कि प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, प्रयोग पे प्रयोग, मतलब पीछे का आगे नहीं लाना है। जो पीछे के अनुभव, जो पीछे के नेताओं ने लिए, उन अनुभवों को आगे नहीं लाना है। मैं बात कर रहा हूँ मौजूदा सरकार के रंगा और बिल्ला की। ये लोग शुरू से शातिर रहे, इन लोगों ने शातिरपने में वो नीच काम कर दिए जो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में किसी ने नहीं किए थे। और अगर किए भी हों उन्होंने तो वो इतने ऊपर तक नहीं पहुँचे, उनको नीचे ही उनके गुनाहों की सज़ा मिल गई। ये रंगा और बिल्ला ऐसे शातिर अपराधी हैं कि ये संवैधानिक पदों तक पहुंच गए और इन्होंने हिंदुस्तान को निचोड़ना शुरू कर दिया। किसके नाम पे? धर्म के नाम पर।
अभी जो बात चल रही है, मैं आज के जो इस सेगमेंट में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ इनकी अनोखी इकोनॉमी के समझ की। अभी 15 अगस्त को ये रंगा ने ऊपर से प्रधानमंत्री रंगा ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि 22 अगस्त से जीएसटी खत्म हो जाएगी। ओ सॉरी, कम हो जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी, फेर बदल कर दिया उसमें। पहले तो 2.25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने 10 साल में निचोड़ लिए पब्लिक से। अब जब इनके जाने की बारी आ रही है तो इन्होंने जीएसटी कम कर दी। अच्छा, इसमें जीएसटी तो कम कर दी, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें देखिए क्या चाल चली गई है कि आज जबकि 12 अक्टूबर आ चुका, सितंबर भी पूरा निकल गया, 12 अक्टूबर आ गया और आज भी दूध के रेट घटने के बजाय आज ही मुझे पता लगा नमस्ते इंडिया जो दूध है उसमें 2 किलो की थैली पर 4 रुपये वो प्रति थैली पे बढ़ा दिए गए, यानी प्रति किलो पे 2 रुपये बढ़ा दिए गए। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये कौन सी इकोनॉमी है कि जहाँ पे टैक्सेस कम हो और चीज़ों के दाम बढ़ जाए। ये आंकड़ों का कौन सा खेल रंगा और बिल्ला खेल रहे हैं। और मज़ेदारी की बात यह है कि इस बात पर कोई भी समझदार आदमी या बुद्धिजीवी या कोई राजनीतिज्ञ इन रंगा और बिल्ला से सवाल नहीं कर रहे हैं कि ये कौन सा हिसाब है आपका, बल्कि हम जैसे छोटे यूट्यूबर जो अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे, अपने मान सम्मान की भी परवाह नहीं कर रहे, हमें देश की पड़ी है कि देश में ये किस तरीके की लोकशाही आई है जिसमें कि गरीब आदमी को और मतलब इस तरीके की इकोनॉमी बना दी। आप देखो कि हर चीज़ को 10 रुपये में इन्होंने ला दिया है। हल्दी, मिर्च, मसाला, चीनी, पत्ती, हर जो डेली यूज़ का सामान है उसे 10 रुपये के पैकेट में ले आए हैं। अब उससे हो क्या रहा है कि अगर ये क्वांटिटी में ख़रीदना पड़ता जनता को तो यही जनता सड़कों पे आ चुकी होती अब तक, क्योंकि इतना महंगा सामान खरीदने के लिए उनके पास कुव्वत नहीं होती और उनकी कमाइयाँ नहीं बढ़ी हुई होती, तो अपने वो मान को लेकर अपनी मांगें लेकर सड़क पे पहुँचे होते। लेकिन ये जो अन्ना हजारे के आंदोलन में जो आंदोलन हुआ, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया उसके बाद जो उठापटक हुई और जो टीम ए और टीम बी की कहानी बन गई किसी पार्टी की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उसके बाद लोगों का आंदोलनों से विश्वास हट गया। अभी जीएसटी का जो ये पंगा इन्होंने खड़ा किया, जो अभी तक मेरी भी समझ में नहीं आ रहा और मुझे पूरा भरोसा है आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि ये पंगा है क्या। जीएसटी जब घटा दी गई तो चीज़ों के दाम बढ़ क्यों रहे हैं और कौन सा फार्मूला जिससे बढ़ रहे हैं, ये आके बताएं तो सही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। निर्मला सीतारमन तो ये कह के टरक गई थी कि मैं तो प्याज खाती नहीं, तो प्याज का दाम ऊंचा हो या नीचा हो इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लोग इस तरीके की मानसिकता के नेता हों तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो देश को किस तरीके से चलाएंगे। अभी आज के ही मैं वीडियो में देख रहा था कि तालिबान का विदेश मंत्री दिल्ली आया हुआ है और उन्होंने अपनी भाषा में नहीं बात की, उन्होंने अंग्रेज़ी में बात नहीं की, उन्होंने उर्दू में बात की। भारत में आकर उन्होंने उर्दू में और हिंदी में बात की। पूरा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बहुत ही तसल्ली से उन्होंने जवाब दिया। तालिबान का नाम ले रहा हूँ मैं, तालिबान को बड़ा खुर्राट ऑर्गेनाइजेशन माना गया था और ये योगी बाबा तो बहुत इनसे प्यार रखते हैं, इनको तो बहुत प्यार से और सौहार्द से ये योगी बाबा बात करते हैं। लेकिन बिल्ला और रंगा ने वो विदेश मंत्री को यहाँ बुलाकर योगी की अहमियत बता दी कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम अपने यूपी में मस्त रहो, हमने जिनसे डील करनी है हम उनसे डील करेंगे। तो योगी बाबा तो डुगडुगी बजाते रह गए और उनका कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इन्होंने एक ऐसी हुकूमत को अपनी दे दी है इजाज़त कि हाँ हम आपको मान्यता दे रहे हैं, जो हुकूमत ने ये चीन के आतंकवादी हमले करके किसी देश को कैप्चर किया। आज वो किसी भी सुर में बात कर रहे हों और किन कैसे भी शब्दों का उपयोग कर रहे हों, लेकिन इनकी बुनियाद में खून है, इनकी बुनियाद में कत्लो गारत है। और इधर की भी जो सरकार है वो भी कत्लो गारत में विश्वास करती है धर्म के नाम पर। और ये जो लोग आए हैं वहाँ तालिबानी, ये भी कत्लो गारत की बुनियाद पर वहाँ खड़े हुए हैं। तो चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। तो ऐसे चोर चोर मुसेरे भाइयों को आप किस तरीके से आप ये
मानते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। क्योंकि मेरा ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं जब भी अकेले में 101 ऑफ द कैमरा लोगों से बात करता हूँ तो वो तो बहुत खिलाफ बात करते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये सरकार कर क्या रही है, कौन से फार्मूले लगा रही है जो इतना उठा पटक कर दिया इन्होंने। आपको याद होगा इन्होंने नोटबंदी की थी ये कहकर कि आतंकवादियों का जो इकोनॉमी है उसको ख़राब करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो नकली नोट आ रहे थे ऐसा इनका कहना था और इन्होंने 2000 के नोट बंद कर दिए। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जानते हैं किसको हुआ? उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मायावती को यूपी में। जब से नोटबंदी हुई उसके बाद मायावती का मुंह तो ऐसा सिल गया, ऐसा सिल गया, ऐसा सिल गया कि वो तब से लेके अभी कल परसों में उन्होंने एक रैली की है। 11 साल में ये रैली हुई, भीड़ तो बहुत जुटी पर मायावती बोल नहीं सकी कुछ। मायावती के वो राज और कुछ ऐसे चीज़ें, फाइनेंशियल चीज़ें इनके हाथ लग गई जो इन्होंने मायावती को दबा के बैठा दिया और वो बैठ भी गई। दूसरा नंबर योगी जी का लगने वाला है। योगी को साथ जी तो लगाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये ना तो योगी है ना जी है। अगर तुमको पॉलिटिक्स में आना ही था तो भगवा वस्त्र उतारते, अपने योग को हटाते और नॉर्मल आदमी की तरह आकर तुम नॉर्मल वस्त्रों में काम करते। लेकिन तुम्हारे वस्त्रों से और तुम्हारे आचार और विचार से पता लगता है कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो। तुम एक धार्मिक आदमी का चोगा पहनकर और अधार्मिक बातें करते हो, दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करते हो। तुम इनको मुसलमान, मुल्ला और पता नहीं क्या क्या कह के करते हो। असामाजिक तत्व तो हर धर्म में होते हैं भैया। क्या तुम्हारे धर्म में बजरंग दल क्या सीधा है? क्या शिवसेना सीधी है? कितने ही असामाजिक तत्व इन दलों में भरे हुए हैं। आरएसएस में कितने असामाजिक तत्व भरे हुए हैं। मैंने खुद देखा है, पुलिस की वर्दी पहनकर, पुलिस के फोर्स के साथ चलकर इन्होंने गोलियां चलाई हैं किसान आंदोलन पर। गुरशरण सिंह मर गया, वो गोली का पता ही नहीं चला कि कौन सी बंदूक से चला था। उसमें आरएसएस के बंदे पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के, पुलिस की ही भेष में, पुलिस में मिलकर उन्होंने ये काम किया। अब आते हैं आपके सोनम वांगचुक पे। सोनम वांगचुक का मामला उठ चुका था, बहुत बड़ा बवंडर हो चुका था। उस बवंडर को शांत करने के लिए इन्होंने सीजीआई के मुंह पे जूता मरवाने की कोशिश की और वो जूता मारने से क्या हुआ कि सोनम वांगचुक का मुद्दा तो एक तरफ हो गया। अब सीजीआई को जूता किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, उसका क्या होगा, इस पे बहस छिड़ गई। बताओ यार, ये ना उठाने लायक बात है ना रखने लायक बात है। सीजीआई को जूता मार दिया तो भैया क्या हो गया? वो सीजीआई ने क्षमा कर दिया, बात वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन ये रंगा और बिल्ला इतने घाघ हैं, ये किसी भी ऐसे आंदोलन को उठने नहीं देना चाहते इस तरीके के दूसरे मुद्दे को रंग देकर। यह इनका पुराना इतिहास है। मणिपुर में भी आप देख लो, मणिपुर में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मणिपुर में थ्रू आउट द मंथ्स, कई महीने वहाँ अत्याचार चलता रहा, हिंसा चलती रही, लेकिन इन्होंने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया दूसरे मुद्दों का और उसमें मणिपुर ढकता रहा, छुपता रहा। लेकिन फिर भी मेरे जैसे कई यूट्यूबर्स ने बड़ी कोशिश की आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की और आप लोगों से ये समझने की कि आप लोग क्या कहते हैं। आप लोगों की लेकिन समस्या ये है कि आपको मसाले मिलने लग गए 10-10 रुपये में, नमक, चीनी, आपको दूध 10 रुपये के पैकेट में मिलने लग गया। आपकी तो समस्या हल हो गई, आपको रोटी मिल रही है। अगर आपकी रोटी बंद होती तभी तो आप सड़क पर आते ना, तभी तो आप कमेंट करते कि गुरमीत भाई बात तो आपकी ठीक है लेकिन ऐसा है, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए और इनको ये जवाब देना चाहिए और वो जवाब देना चाहिए। लेकिन आप लोगों की ये आलसीपन की वजह से, ये रंगा और बिल्ला शातिराना तरीके से भारत के शौर्य को, भारत के महानता को दीमक की तरह चाटते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अमेरिका से हमारे कितने लोगों को लात मार के वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। उल्टा ये कहते हैं हमारे यहाँ भी तो क्या बोलते हैं, देश में बांग्लादेशी आ रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो अगर आ रहे हैं तो उनको लाने का, उनको आने का अवसर कौन दे रहा है? 11 साल से तो आप ही बैठे हुए, आपके बैठे होने से वो अंदर कैसे आ जा रहे हैं, कैसे बस रहे हैं? अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये बताया, वो आपका बिल्ला कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी की वजह से, देश में मुसलमानों को प्रजनन की वजह से, जो ज़्यादा प्रजनन करते हैं मुसलमान, इस वजह से देश में मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही है। मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देश में मुसलमानों की घुसपैठ हो रही है।
अरे तेरे को शर्म नहीं आ रही बिल्ला, उल्लू के पट्टे? गृह मंत्री तो तू ही है, और तू ही कह रहा है घुसपैठ की वजह से बढ़ रही है। अबे तो तू क्या घास छीलने के लिए बैठा वहाँ गृह मंत्रालय में? और तेरे को कोई ये कहने वाला नहीं है क्या अबे उल्लू के पट्टे, तुझे यही बात नहीं पता कि घुसपैठ को कैसे रोकना है, कैसे काबू करना है, या उसके कैसे तुमने सिस्टम करने हैं? दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए? तुम क्या यहाँ पर जज लोया को मारने के लिए ही आए हो? तुमने क्या गौरी लंकेश को मारने का ही तुमने ठेका ले रखा है? कितने बंदे तुमने हमारे देश के, इतने सोचवान, इतने बुद्धिजीवी लोगों को तुमने मार दिया, और तुम लोगों को कोई उंगली भी उठा के नहीं कह सकता? देश की जनता को डरा रखा है तुमने कि कोई तुमसे तुम्हारे बारे में बोलेगा तो तुम उसको जेल में ठूस दोगे, जैसे आपने वांगचुक को ठोक दिया। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये देश की जनता तुमको आराम से जाने देगी? देश की जनता अभी सब्र से बैठी है, अभी वो देख रही है कि तुम और किस हद तक गिर सकते हो। हर इंसान का, हर नेता का टाइम आया है। कभी ऐसा भी था, कभी कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा भी कहा गया था कभी। लेकिन इंदिरा गांधी के खानदान का नामो निशान नहीं रहा। हालांकि वो आगे कितने पोलाइट हो गए, कितनी माफ़ियाँ मांग ली उन्होंने, उनको माफ़ भी कर दिया गया, सारी बातें हुई, लेकिन अगली पुश्तों तक को वो भुगतना पड़ रहा है आज। तुम्हारी तो पुश्तों का क्या होगा पता नहीं। पर मैं अपने इस वीडियो में आज आप लोगों के सामने ये सवाल लेकर आया हूँ कि ये जो करंट इकोनॉमी है भाजपा की, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है? मेरे इस कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में, और जो मेरा पेज है फेसबुक पेज आज़ाद काटा, यहाँ कमेंट्स में, दोनों कमेंट्स में प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरे को सब्सक्राइब करते जा रहे हो, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपका आउटकम। डरिए मत। डरोगे तो आपकी जो कौम है, इस कौम की कई पुश्तें एक मिनट में ख़त्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डरो मत, आप आगे बढ़ो, अपने कमेंट्स लिखो, आप बताओ कि आपको ये जीएसटी कम करके प्रोडक्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, ये इकोनॉमी आपको कहाँ तक समझ में आई है? और जो समझ में आई है वो हमें बताइए। आप हमें बताएंगे तो हम उस पर शोध करेंगे। मेरे पास टीम जुटनी शुरू हो गई है, मेरे साथ लोग जुटने शुरू हो गए हैं, और मैं उनको प्रोजेक्ट्स देता हूँ, उनको कहता हूँ कि इसके बारे में छानबीन करो, उसके बारे में छानबीन करो। वो बेचारे बताते हैं मेरे को, वॉलंटियर्स, उसके नोट्स बनते हैं। ये देखो, ये मोटा सा ये रजिस्टर तैयार कर रखा है। वो टाइम टू टाइम मैं ये वीडियो डालता जा रहा हूँ। आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है कि जो योगदान हम दे रहे हैं अपने चैनल के मार्फत, आप भी अपना योगदान दीजिए। कमेंट में चाहे 2 लाइन लिखिए, लेकिन लिखिए और बताइए कि जो करंट मौजूदा सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स के मार्फत लीडर्स को चलाया जा रहा है, ये कहाँ तक ठीक है, और ये सरकार कहाँ तक चलेगी? मैं ये भी जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप ये भी बताइए कि सरकार कहाँ तक जाएगी। कब आप समझेंगे कि अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया, तो सत्ता परिवर्तन की जाए ताकि देश को असल में देश प्रेमी लोग मिले। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि क्या देशद्रोह कोई नागरिक ही कर सकता है? क्या कोई लीडर या सत्तासीन लोग देशद्रोही नहीं हो सकते? हंसदेव के लाखों एकड़ जंगल काट दिए गए, क्या ये देश प्रेम है? और मणिपुर में महीनों लोगों की जघन्य हत्याएं हुई हैं, औरतों को नंगा घुमाया गया वहाँ पर, तो ये सरकार क्या देश प्रेमी थी जो वहाँ कुछ नहीं किया इस सरकार ने वहाँ की हिंसा को ख़त्म करने के लिए? पुलवामा में जो हमारे 40 सैनिक मारे गए, वो किन की वजह से मरे? इन सत्ताधीशों की वजह से तो मरे। तो क्या ये देशद्रोह नहीं है? पहलगाम में 200 किलोमीटर आतंकवादी अंदर घुस गए, 26 के 27 लोगों को मार दिया गया। वो जिम्मेदारी किसकी थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सत्ताधीशों की तो थी। तो क्या ये देशद्रोही नहीं हुए? ये जो सोनम वांगचुक के ऊपर 2 या 3 देशद्रोह के एनएसए लगे हैं, ये अगर ये जो मैं गिनाए चले जा रहा हूँ, अगर ये लगाए तो इनकी तो पुश्तों की पुश्तों पे देशद्रोह के आरोप लगेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इन घटनाओं से क्या हमारे जो मौजूदा सरकार है वो देशद्रोही साबित नहीं होती क्या?
जो वोट चोरी की इन्होंने, जो इन्होंने चुनाव आयोग में धांधली करके चुनाव आयुक्त चुना, क्या वो देशद्रोही नहीं है? क्या वो देशद्रोही होना नहीं है? प्लीज़ इन सवालों का जवाब दीजिएगा। टाइम होता जा रहा है, चैनल का, मेरे एपिसोड का टाइम ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा बनाऊंगा तो आप देखोगे नहीं। जल्दी ही दूसरा मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने फिर आऊँगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो इकोनॉमिक क्रस्ट है कि जीएसटी कम कर दी और रेट्स बढ़ा दिए प्रोडक्ट्स के, ये आपको कहाँ तक सही लगता है, कहाँ तक गलत लगता है, आप ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल पे ये जो मेरी प्रस्तुति है, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, और अगर बहुत 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 अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाले जो और वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नमस्कार।